गुरुकुल की इस व्याख्यान श्रृंखला में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप लोगों के सामने भाषा विज्ञान का एक विषय लेकर के उपस्थित हूं। हमारी श्रृंखला संस्कृत भाषा विज्ञान को आधार बना करके चल रही है। कतिपय सूचनाओं के बाद, विषयों के विमर्श के बाद आज पुनः मैं आप लोगों के सामने ध्वनि परिवर्तन लेकर के उपस्थित हूं। मित्रों, जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि समस्त जगत ही परिवर्तनशील है और कदाचित जगत को कहा ही जाता है जगत इसीलिए, संसार कहा ही जाता है इसीलिए ताकि ये परिवर्तित होते रहते हैं। इसी प्रकार हमारी भाषाएं भी परिवर्तित होती है, लेकिन भाषा में जिस शब्द या जिस ध्वनि का प्रयोग हम करते हैं उन ध्वनियों में भी परिवर्तन होते हैं। और यही कारण है कि एक ही शब्द की कई ध्वनियां हमें अलग अलग क्षेत्रों में सुनाई पड़ती है। इन्हीं ध्वनि परिवर्तन के कारणों को लेकर के भाषा वैज्ञानिकों ने शोध किया, विमर्श किया और तदुपरांत कतिपय ऐसे निष्कर्ष के ऊपर चले, उन कारणों का अन्वेषण किया जिसके परिणाम स्वरूप हम समझ पाते हैं कि ध्वनि में यह परिवर्तन क्यों होता है। इसी आधार पर स्थूल रूप से ध्वनि परिवर्तन के दो कारण बतलाए गए। उन दो कारणों से पूर्व हम जरा समझ लें कि यह ध्वनि परिवर्तन जो है वह किस रूप में हम उनका अभिज्ञान करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे पिछले कई व्याख्यान में भी मैंने इस विषय को बताया कि एक मूल शब्द है मनुष्य। इसी मनुष्य के अगर आप अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के देखें तो कई सारे शब्द परिवर्तित होकर बनते हैं। मनुष्य से ही मानुष बना, उसी मानुष से मनुष्य बना, उसी मनुष्य से मनुख बना। तो ये देखिए मूल शब्द है मनुष्य, लेकिन ध्वनि परिवर्तन के कारण शब्द की यात्रा कहां से कहां चली जाती है। बहुत प्रचलित उपनाम होते हैं उपाध्याय और झा। इस उपाध्याय शब्द की भी यात्रा आप लोग बखूबी जानते होंगे। उपाध्याय से अवध्याय, अवध्याय से अवझा, अवझा से ओझा, ओझा से झा। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से यह देखने में आता है कि उपाध्याय के जो तीन रूप है वो आज भी विद्यमान है। वह है उपाध्याय और ओझा और झा। इस सबके नेपथ्य में बड़ा ही सुंदर एक कह सकते हैं कि आभाणक प्रचलित है, मुहावरा प्रचलित है कि एकैकस्य ही शब्दस्य बहवोपभ्रंशाः, यानी एक एक शब्द के कई अपभ्रंश हो सकते हैं। अर्थात जिसको हम संस्कृत या हिंदी व्याकरण में भाषा के स्वरूप की जब चर्चा करते हैं तो चार रूप हम पाते हैं शब्दों के, जिसमें कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज कहते हैं। तो आप यूं समझिए कि तत्सम से परिवर्तित होकर तद्भव जो भी रूप हैं, जितने भी तद्भव रूप हैं शब्दों के, वे कहीं ना कहीं ध्वनि परिवर्तनों के कारण हैं। और उन ध्वनि परिवर्तन का कारण होता है कि अग्नि मूल शब्द से हम आग समझ लेते हैं। पानी मूल शब्द है, उस पानी से पानी, पाइन, बहुत सारे इस तरह से शब्द निकल आते हैं। शब्द है जल, लेकिन वहीं जब आप जाएंगे बांग्ला में बोलने के लिए तो वहां पर वो जौल हो जाता है। तो देखिए जल अ जो ध्वनि है वो अ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो एक सार्वभौमिक सिद्धांत हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने दिया कि एकैकस्य ही शब्दस्य बहवोपभ्रंशाः। अब रही बात इनके कारण, मूलतः अगर स्थूल रूप में देखें तो दो कारण होते हैं। एक है आभ्यंतर कारण और दूसरा है बाह्य कारण। आभ्यंतर कारणों का हमने बखूबी विश्लेषण किया और पिछली जो श्रृंखला थी, व्याख्यान जो पिछला था, उसमें हमने पूरे आभ्यंतर के ऊपर में फोकस किया था। और आभ्यंतर में भी कई प्रकार के हमने कारणों का अन्वेषण किया था, जिसमें कि प्रयत्न लाघव है, मुख सुख है, अज्ञान है, क्षिप्र भाषण यानी जल्दी में किसी शब्द को बोल जाना है आदि। लेकिन उसके उपरांत जो बाह्य कारण है, आज हम बाह्य कारणों की चर्चा करेंगे। और ये बाह्य कारण क्या क्या हैं, उन बाह्य कारणों, ये बाह्य कारण किस प्रकार हमारी ध्वनि को प्रभावित करते हैं, उनको जानते हैं। और तदनुसार हमारे सामने यह 6 बाह्य कारण है। मित्रों, मैं कई बार इस बिंदु का उल्लेख कर चुका हूं कि जब हम कारण का अनुसंधान करते हैं या वर्गीकरण करते हैं तो यह आवश्यक नहीं कि यह 6 के 6 ही हैं।
ये 7 भी हो सकते हैं, ये 12 भी हो सकते हैं। ये हमारे और आपके उस रिसर्च का परिणाम होता है कि वे कितने कारण हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन जिसको कहते हैं स्थूल रूप से वह 6 कारण हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने इन 6 कारणों को गिनाया है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ कारण होंगे जिनकी चर्चा मैं आपके सामने उपस्थित करूंगा। तो तदनुसार देखें कि भौगोलिक प्रभाव, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव, काल प्रभाव, लिपि दोष, अन्य भाषाओं का प्रभाव, सादृश्य, ये 6 तो मूल है। लेकिन हमने इसमें एक मूल विषय को छोड़ दिया, वो है साहित्यिक प्रभाव। कई हमारे साहित्य कभी कभी जो है वो भी हमें इसके ऊपर प्रकाश डालता है। और इस सब के अतिरिक्त जबकि हम निर्माण करते हैं पद्य का, तो उस पद्य निर्माण के क्रम में जो छंदोनुरोध है, उस छंदोनुरोध का भी प्रभाव हमारे ऊपर, हमारी ध्वनियों के ऊपर पड़ता है। इसकी चर्चा हम कंटिन्यूएशन में करेंगे। एक एक बिंदु को यहां देख ले। सर्वप्रथम भौगोलिक प्रभाव है। भौगोलिक प्रभाव की चर्चा बार बार होती रही है और होती है। अलग अलग प्रदेश का भूगोल भिन्न होता है। कोई गर्म प्रदेश होता है, कोई शीत प्रदेश होता है, और तदनुसार वो हमारे जो शारीरिक जो संरचना है उनको प्रभावित करते हैं। वो प्रदेश जो है उनको प्रभावित करता है। भारत जैसे गर्म प्रदेश है तो आप पाएंगे कि जो बोलने के, जो हमारी जो उच्चारण करने के जो है उसमें मुंह पूरा हम खोलते हैं, हमारे जो मसल्स हैं वो पूरे फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन वहीं जब आप शीत प्रदेश में जाते हैं तो उनके मसल्स जो होते हैं वो थोड़े जकड़े होते हैं। वो ओपनली बोलते, ऐसा नहीं है कि बोलते नहीं, ओपन वो भी बोलते हैं। लेकिन हम ध्वनि के नेपथ्य में जब इसकी चर्चा करते हैं और जब तुलनात्मक चर्चा करते हैं तो ऐसा देखा जाता है, सामान्यतया ऐसा देखा जाता है। और तदनुसार आप देखें, चर्चा पिछले बार भी हो चुकी है। जैसे अगर ईरान इराक वाला जो प्रदेश है, जो फारसी भाषा है, उसमें स को ह कहा जाता है। और तदनुसार आप पूरा का पूरा पाते हैं कि एक पूरा डिस्कोर्स ही बदल गया और एक धर्म है जिस धर्म का नाम ही जो है वो हिंदू धर्म पड़ गया। सिंधु शब्द है, सिंधु का स हिंदू। इसी तरह जो सिंधु स्थान रहा होगा वो हिंदुस्तान बन गया। सप्ताह शब्द है, स का ह हो गया और हम लोगों ने हफ्ता बोलना शुरू कर दिया। तो देखिए ये भौगोलिक प्रदेश है। हम अभी तत्काल इस चीज को ध्यान में रख लें कि ये उस प्रदेश के लोग स को ह बोलते हैं। ये नहीं कि फारसी में स का ह होगा, अभी हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि अगर ईरान या उस फारस प्रदेश के लोग, जो फारसी लोग, यदि फारसी बोलने वाले लोग यदि भारतवर्ष आते हैं और उनके सामने आप साक्षात आपको ऐसे स से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द दें, तो उस स को वह लिखा हुआ रहेगा सिंधु, लेकिन वो पढ़ेगा हिंदू, क्योंकि वो स का उच्चारण नहीं कर पाता। उसका भूगोल जो है वो उसकी अनुमति नहीं देता। इसी प्रकार जो पर्वतीय प्रदेश आप चले जाएं, न केवल पर्वतीय प्रदेश, भारतवर्ष में ही कई ऐसे प्रदेश हैं जो स को श बोलता है। स को श, ध्यान से सुने, अभी मैं यहां पर कोई प्रदेश विशेष की बात नहीं कर रहा। ये पर्वतीय प्रदेश में एक सामान्य रूप देखा जाता है। और तभी जो समाचार शब्द है वो उनको समाचार बोलते हैं, जो संदेश है उनको संदेश बोलते हैं, सुंदर को सुंदर बोलते हैं। और आश्चर्यजनक विषय इसमें यह है, इसका प्रयोग भारतीय साहित्य में देखा जाता है। किस रूप में देखा जाता है? तो एक नाटक है मृच्छकटिकम। उस मृच्छकटिकम का जो खलनायक है, प्रतिनायक है, उसका नाम है संस्थानक। लेकिन उनके जितने भी संवाद हैं, उन सारे संवाद में जहां जहां स शब्द आता है उसको वो श बोलता है। अगर सीता बोलना होगा तो वो बोलेगा शीता। तो इस तरह से क्या होता है कि वो जितने भी सकार है उन सबको वो श बोलते हैं। इसीलिए उस चरित्र का नाम ही क्या पड़ गया? शकार। तो स का श में कन्वर्जन हो रहा है। अब बिहार और बंगाल प्रदेश चले जाएं, वहां पर भी आप पाएंगे कि एक श जो है दूसरे स में परिवर्तित हो जाता है। ये केवल उदाहरण मात्र है। अगर यहां पर फारसी या पर्वतीय प्रदेश दिया जा रहा है तो ये 2 मात्र उदाहरण हैं। कई उदाहरण निकाले जा सकते हैं। ये समझ के लिए आसानी से, चूंकि यह बात समझ में हमें आती है, इसलिए ये उदाहरण दिए जा रहे हैं। नहीं तो आप देखिए, जैसे बिहार की बात हमने की, बिहार में तालव्य श होता ही नहीं, सारे स होते हैं। वहां पर शशि भी शशि बन जाता है। इसी प्रकार अगर आप असम प्रदेश में चले जाएं, जहां चीनी शब्द है च, उन च का उच्चारण आप देखिए,
वो सीनी उच्चारण करते हैं, च नहीं पूरी तरह से उच्चारण कर पाते। इसी प्रकार आप देखें भौगोलिक प्रदेश का परिवर्तन, हम लोग जिसे पिज्जा कहते हैं उसका अगर आप बाहर जाएं, ओरिजिनल जिसकी जो जेड है उसको स बोला जाता है और वो पिट्सा कहलाता है। पिज्जा या पिट्सा, इस तरह से हम लोग उसे पिज्जा कह बैठते हैं। तो ये जो है ना, ये प्रदेश विशेष के कारण, ये भूगोल का प्रभाव है, जिसके कारण उन वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाने के कारण उन ध्वनियों को हम नहीं निकाल पाते। यही कारण है कि उसमें परिवर्तन देखते हैं। अब अभी भी आप कर सकते हैं इसका। आप अगर अफगानिस्तान के या पाकिस्तान के लोग जब हिंदी बोलते हैं, उर्दू नुमा हिंदी बोलते हैं, तो कई सारे मानक शब्द ऐसे हैं जिसमें एक विपरीत ध्वनि आपको सुनाई पड़ेगी। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं केवल परिवर्तन की बात कर रहा हूं कि यह जो ध्वनि है उस प्रदेश में जाकर के ऐसा परिवर्तित हो जाता है, या वाइस वर्सा उस प्रदेश की ध्वनि इस प्रदेश में आकर के भिन्न रूप ग्रहण कर लेती है। इसी प्रकार सामाजिक और राजनीतिक, अब ये बड़ा विशिष्ट कारण नहीं होता है। देखिए सामाजिक या राजनीतिक कारण क्या है? जब भाषा उन्नति पर होती है तो शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि हमारे कई सारे राजनीतिज्ञ जो हिंदुस्तान शब्द है, जहां पर स्थान में त है, वहां पर स्पष्ट रूपेण उच्चारण करते हैं हिंदुस्तान, स्थान। और उसी स्थान का महाप्राण नहीं बोल पाने के कारण क्या हो गया? स्थान, हिंदुस्तान। अदरवाइज नाम क्या है? हिंदुस्तान। एनीवे, प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि मैं उस प्रभाव को, क्योंकि एक विशेष राजनीतिक प्रभाव के कारण वह शुद्ध उच्चारण हो रहा है, तो जब राजनीति या समाज जब उन्नति पर होता है तो वहां पर शुद्ध उच्चारण होते हैं। भाषा अपने शुद्ध स्वरूप को लेकर के चलता है। कई प्रकार से पढ़े लिखे लोग आप पाए जाएंगे, वो ये नहीं कहते कि मुझे पानी पीना है, भाई जल पिलाएं, यानी पानी की जगह पे जल शब्द का प्रयोग करते हैं। जबकि आम भाषा में जल शब्द का प्रयोग यद्यपि चलो ठीक है हमारे ज्ञान का परिचायक है, लेकिन यदा कदा हास्य उत्पन्न करता है, क्योंकि वो बड़ा ही एक विशुद्ध हिंदी के रूप में फिर वो अपना स्थान ले लेता है। और लेकिन वहीं जब हम एक लापरवाह हो जाते हैं, जब भाषा के प्रति सावधानता नहीं रहती, तो वह भाषा अवनति की ओर चली जाती है और तब जाकर के उसमें हम ध्वनि परिवर्तन देखते हैं। शब्द है यजमान, तो उस यजमान को देखिए आप लोग क्या कहते हैं? जजमान। देखिए शब्द है यजमान, लेकिन हम लोग कहते हैं जजमान। इसी तरह बुद्ध से शब्द निकल गया बुद्धू, शब्द है बुद्ध लेकिन निकल गया बुद्धू, अर्थात एक और ध्वनि उसमें जुड़ जाती है। शब्द है लुंचित। देखिए लुंचित केश शब्द है जो कि अपने बाल को नोचता है, उसको लुंचित केश कहा जाता है। और उसी में जो लुंचित शब्द है, उस लुंचित शब्द से निकल गया एक बड़ा ही एक नेगेटिव टोन लिए हुए शब्द निकला लुच्चा। अब देखिए अगर आज हमारे लिए यह लुच्चा शब्द जो है यह एक प्रकार से अपशब्द है, लेकिन इसके मूल में जाकर के देखिए तो कितना सुंदर शब्द है लुंचित, यानी नोचना, बाल नोचना। इसी प्रकार है शब्द पंडित, निकल गया पंडित जी। तो ये तभी जो शुरू में कहा कि तत्सम से तद्भव की ओर गमन जो है यह भी ध्वनि में परिवर्तन का कारण बनता है। और यहां पर हम वही सारे शब्द उदाहरण में ला रहे हैं जो कि अपने स्वरूप को गौण करने के बाद एक नई ध्वनि को ग्रहण कर लेता है। अग्नि, आग, कहीं कहीं अग्नि शब्द भी है। वीर शब्द देखें बन गया वीर, माने वीर व जो है, जो हमारा जो दंत्योष्ठ वर्ण है वो जाकर के ओष्ठ वर्ण ब बन जाता है वीर। शब्द था विहार, बौद्ध विहार जानते होंगे, बन गया बिहार। तो ये जो ध्वनि है वो सामाजिक और राजनीतिक जो उथल पुथल है या जो इंटेंशन ऑफ सोसाइटी और इंटेंशन ऑफ जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें भी यदा कदा शब्द जो है वो बदलते चले जाते, शब्द नहीं उनमें ध्वनियां परिवर्तित होती चली जाती। काल का प्रभाव देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा कि अभी मैं 6 बिंदु आपके सामने 6 बिंदुओं की व्याख्या कर रहा हूं। 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। कई तर्क ऐसे, कई कारण ऐसे दिखते हैं कि जैसे लग रहा है कि एक ही बातें कही जा रही है, लेकिन यदि सूक्ष्मता से अगर आप देखें तो उसमें आप ऐसा नहीं पाएंगे।
देखिए शब्द है संस्कृत का, ये काल प्रभाव क्या है, अर्थात अति प्राचीन काल में जो शब्द बोले जाते होंगे वो धीरे 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 अपना स्वरूप बदलते 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 अपनी ध्वनियों का भी परिवर्तन कर बैठती है। वो भाषा, वो शब्द ध्वनियों का भी परिवर्तन कर बैठता है और आकर के परिवर्तित रूप ग्रहण कर लेता है। जैसे शब्द है वर्तते, क्लियर है, वर्तते का संस्कृत में अर्थ है, अस्ति, इज। लेकिन आप एक दूसरी भाषा में देखेंगे इसी वर्तते से शब्द बन गया बाटे, बाटे भी और बारू भी। अगर आप भोजपुरी प्रदेश में जाएं तो वहां पर बाटे शब्द का प्रयोग होता है और बारू शब्द का प्रयोग होता है, और ये दोनों शब्द के जो नेपथ्य में है वह है वर्तते। ध्वनि ने अपना रूप ग्रहण कर लिया। वर्तते, निवृत्त होना, छुटकारा प्राप्त कर लेना, अर्थात जो काम है उस काम को पूरा कर देना। आप देखिए आसानी से शब्द आज हमारे सामने निबटना, हमने तो निबट लिया, अर्थात हमने ये काम कर लिया। आजकल एक नया दौर चला है जिसमें कि वैक्सीन लेना, तो भाई हम तो निबट लिए, अर्थात हमने वैक्सीन ले ली। तो ये जो शब्द है निवर्तते से देखिए निबटना, क्लियर, कोई अंतर नहीं है, भाव एक ही है, केवल ध्वनि परिवर्तन होकर के व का ब बन रहा है, र गौण हो रहा है, र ध्वनि विलुप्त हो रही है, त ध्वनि जो है अपना स्थान ग्रहण कर रहा है ट में, और निवर्तते यानी निबटना, निबटे। कारण क्या होता है कि समय गति में, काल गति में शब्द जो है वो घिस-पिट जाते हैं अपने स्वरूप में बहुत बुरी तरह से, और कई बार मैंने इसका उदाहरण दिया है। शाहाबाद, घिसते पिटते, वहां तो सामाजिक और राजनीतिक कारणों में इसे ले जाएंगे, शाबाद हो गया। अगर स्वरूप शब्द का व ध्वनि घिस करके अगर स्वरूप बन रहा है तो वो भी देखिए वो घिसते 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 वो शब्द अपना स्वरूप बदल लेता है। खाद धातु है, पिब धातु है संस्कृत का, जिसका अर्थ होता है खाद का देखिए खाना बन गया, पिब का पीना बन गया। लेकिन यह भी जानना है, हमें यह जानना है, ये जो ध्वनि परिवर्तन है जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं वो विद इन लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, वो बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं उस भाषा के से दूर जाकर के बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम संस्कृत मात्र की बात करें, संस्कृत भाषा है ही संस्कृत इसलिए, ध्यान रखेंगे, क्योंकि वह संस्कृत है, परिष्कृत है, उसमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। मैं पुनः इस वाक्य का यहां पर उच्चारण करना चाहूंगा कि संस्कृत है ही संस्कृत इसलिए क्योंकि वह संस्कृत है, पूरी तरह से प्यूरिफाइड, परिष्कृत, नापा तुला खराज, पूरी तरह से उसको तौल करके हमारे सामने ये शब्द इसके आते हैं संस्कृत के, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है और ना ही परिवर्तन की संभावना है। लेकिन संस्कृत भाषा से भिन्न यदि किसी भाषा में हम जाते हैं तब वहां पर परिवर्तन प्रतीत होता है, और वही परिवर्तन जो खाद धातु है वो खाना बन गया, पिब धातु जो है पीना बन गया, गम धातु जो है वो जाना बट गया, पठ धातु जो है वो पढ़ हो गया। नूतन ध्वनि अपना स्थान बना रही है। इस प्रकार अगला देखिए लिपि दोष। यहां लिपि दोष का एक स्पष्ट अर्थ बता दूं, लिपि का अर्थ यह नहीं कि लेखनी, लिखना, बल्कि जो लिखा गया उस लिखे गए को हमने क्या पढ़ा, यह है लिपि दोष। इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जो लिखते हैं, जो लिखने वाला व्यक्ति है वो अपने मन से तो सही लिखता है, लेकिन जो सामने पढ़ने वाला है वो कुछ और ही पढ़ लेता है। अब जैसे अब सामान्य देखें, इंग्लिश में हमने लिखा राम, RAMA या RAAMA। हमने तो, चूंकि मैं हिंदी का जानकार, आप हिंदी के और संस्कृत के जानकार, और आपने इंग्लिश में RAMA लिखा, क्योंकि M जो है वो उसमें स्वर नहीं है, तो उस M के मां को स्वर बनाने के लिए आपने आखिर में अ दिया, तो आपने तो अपनी दृष्टि से उसको सही समझा, लेकिन सामने पढ़ने वाले ने उसे पढ़ लिया रामा या रमा। तो जो अंत्य अ है वो आ बदल गया, और परंपरा क्या चल पड़ी, हमने लिखा अशोक के ए आखिर में, वो बन गया अशोका। और ऐसे सैकड़ों शब्द हैं, सैकड़ों शब्द की बात तो छोड़ दीजिए, आज उच्चारण की यह प्रवृत्ति हो गई है कि जो अंत्य अ और खास करके जो प्रॉपर नाउन है
हम उनको आ एंड कर देते हैं। कृष्ण भी कृष्णा हो गए। तो ये जो है ये लिपि दोष, लिपि दोष पुनः मैं कह रहा हूं, लिखने वाले की गलती नहीं, बल्कि लिखने वाले ने जो पढ़ा उसको पढ़ने वाले की जो गलती जो है, पढ़ने वाले की जो समझ है, उसने एक नई ध्वनि दे दी। नाम है अमर जीव, और हमने अपने कानों से सुना इस शब्द को अमर जीवा। अब बताए वो इसलिए कि जो प्रथम भाषा को नहीं जानते, द्वितीय भाषा को जानने वाले उस शब्द का जब उच्चारण करते हैं तो अंत्य अ को आ कर देते हैं। और तदनुसार हम यहां पर यही देखते हैं कि कहीं तो स्वर का आगम हो जाता है और कहीं स्वर का लोप हो जाता है। जैसे आप देखें, शब्द है इंद्रजित। इंद्रजित शब्द आप जानते होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध, ये रामायण का शब्द है और मेघनाद का नाम था इंद्रजित। अब आज ये शब्द क्या है, क्या बन गया? इंद्रजित, इंद्रजीत। यानी इंद्र का जो न द र है उसमें द और र के बीच में स्वर का आगम हो गया तो इंदर बन गया, और जी का जो ह्रस्व ई है वो गायब हो गया और उसकी जगह पे दूसरा स्वर ई बन गया, बड़ दीर्घ ई आ गया, और त के हलंत की जगह पे अ जुड़ गया और शब्द बन गया इंद्रजीत। तो ये जो मूल हमें इस लिपि दोष में जो मैंने मूल आपके सामने प्रस्तुत किया है वह है स्वरागम और स्वरागम और स्वर लोप। इस कारण से हम पाते हैं कि ध्वनि में परिवर्तन होते हैं। कई ऐसे कठिन शब्द है। अब जब हमने उदाहरण दिया कि जब कोई विदेशी ब्रांड अगर भारतवर्ष में आता है और उस विदेश में होने वाले प्रॉपर उच्चारण को हम नहीं समझ पाते तो हम उस जगह पर अपना उच्चारण लगा देते हैं। शेवरले गाड़ी है, चेवरोलेट पर बोल जाते हैं। माइकल स्टिक, जिसने विंबलडन जीता था, नाम था स्टिक, लेकिन जिस समय जीता था सभी उनको स्टिच बोलते थे, STI और CH या TCH स्पेलिंग होती थी, लेकिन जर्मन में वो स्टिक था और हम लोग उसे बोल जाते थे स्टिच। तो ये कई ऐसे हैं, ये कोई इसमें ये कोई हास्य की सामग्री नहीं है, ये केवल और केवल हमारी वो प्रवृत्ति है जिसके कारण उस शब्द का सम्यक उच्चारण नहीं कर पाते। लिखा सही होता है, उच्चारण सही नहीं कर पाते, इस कारण नहीं अपने मन से कोई नूतन ध्वनि उसमें डाल देते हैं और वो शब्द चल पड़ता है। इस प्रकार उस ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। अन्य भाषाओं का प्रभाव देखिए, कई ऐसी भाषा है जिनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। आपने सुना होगा जब मैं बोलता हूं संस्कृत, मां ध्वनि आती है, और बार बार हमने कहा है कि ये संस्कृत या संस्कृत, ये दोनों प्रकार के उच्चारण पाए जाते हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि वो प्रयत्न लाघव के कारण संस्कृत बन गया, लेकिन अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो जो सर्वाधिक सटीक उच्चारण है वह है संस्कृत। क्षमा करेंगे, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उच्चारण मेरा सही है, संस्कृत अगर मैं बोलता हूं वो मेरे उसमें एक पर बैठ गया है, लेकिन सही उच्चारण क्या है? संस्कृत। दूसरी ओर चलें, जो अगर अलग अलग राजकीय आप उच्चारण को देखें तो जो क्री होते हैं, जो री होते हैं, उनको कहीं रू बोला जाता है। जो ज्ञा होता है उसको कहीं कहीं ज्ञा बोला जाता है, तो कहीं उसे ज्ञा बोला जाता है, तो कहीं उसे ज्ञा बोला जाता है। तो ये अन्य भाषाओं का प्रभाव है। और तदनुसार क्या हुआ, जो शब्द है प्रकृत, संस्कृत का शब्द है प्रकृत, ठीक है, प्रकृतम कथनम यानी प्रस्तुत कथन, उस प्रकृत से देखिए क्या शब्द बना? प्रकट। इसी प्रकार शब्द है संकृत, जिससे बन गया संकट। विकृत शब्द है, बन गया विकट। अच्छा, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। विकृत जो शब्द वही विकट है, विकृत परिस्थिति उत्पन्न हो गई, विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई। प्रकृत कथन, प्रस्तुत कथन यानी प्रकट में जो कथन है, जो प्रकाश में कथन है। तो इस तरह से अन्य भाषाओं के प्रभाव के कारण वो शब्द में, क्योंकि क्री नहीं बोल पाते तो प्रकट बोलते हैं, प्रकृत बोलते हैं, र गायब हो गया और बन गया प्रकट। इंग्लिश का ही जो इज है, हम आप सभी जानते हैं कि जो संस्कृत में ज, ख, ड़ यह ध्वनि नहीं है। क्यों नहीं ध्वनि? यह ध्वनि है ही नहीं, साफ नहीं है। नहीं, जिसे हम आम भाषा में नुक्ता कहते हैं या जिस शब्द में हम नीचे बिंदी लगाते हैं, यह शब्द संस्कृत में है ही नहीं। संस्कृत में पकड़ नहीं होगा, पकड़ होगा, यानी ड़ नहीं लिखेंगे, वहां ड लिखेंगे।
लेकिन विदेशी भाषाओं के प्रभाव के कारण जब हम संस्कृत में कोई विदेशी शब्द का प्रयोग आजकल करते हैं तो वहां पर वह ध्वनि चली आती है, और जो जिसके हम इज कहते वो इज आ रहा है, आ गया। हम जिसे हिज कहते वह हिज बन के आ रहा है। तो विदेशी भाषाओं का प्रभाव है जिसके कारण यह ध्वनि यहां पर हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम सादृश्य की बात करते हैं तो सादृश्य में क्या देखते हैं कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो निकल कर आता है। मित्रों, मैं इस सादृश्य का विश्लेषण अपने अलग व्याख्यान में करूंगा। एक बड़ा ही रोचक ये चल रहा था। मैं समझता हूं कि इसको सुनने से कहीं कहीं एक आनंद की प्राप्ति होती है, हमें अच्छा लगता है सुनने में, एक पजलिंग स्थिति हमारे सामने उत्पन्न होती है। आप लोगों ने आज के इस व्याख्यान को ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।